एक टॉप में आता है, नीचे आता है, तो पहले कौन रिएक्ट करेगा? भले अगर इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन जो नीचे वाला सिलेक्शन करता नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम की तरह है, जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो सिलेक्ट हो जाए, समझ गए ना? तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि वो जो जो सिलेक्ट नहीं हो वो फेल हो गया, नहीं। अबे 10 बच्चे लेने हैं, 10 स्टूडेंट लेने हैं, ठीक है, तो जो टॉप के 10 होंगे वही तो लेंगे। तो मान लो जो टॉप के 10 है उनके मार्क्स आए हैं 95, तो जिसके 91 आए वो थोड़ी फेल हुआ है, कोई पास ही हुआ है, पर लेने 10 ही थे, उस तरीके से, ठीक है। तो जो जितना टॉप में आएगा वो पहले रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये सारी बातें होगी। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे ये मेटल और नॉन मेटल जो भी हम कब से देख रहे हैं, ये आखिर में मिलते कहाँ से, ये सब होते कहाँ पे? जमीन में होते हैं, अर्थ से मिलते हैं। तो किसी ने इसका प्रिंट निकाला है क्या नोट्स का? नहीं नहीं नहीं, जो मैंने ग्रुप में देखा है कोई, मेरे पास फोन में है उसे। क्या हुआ है? बोल, कल क्यों नहीं? कल क्या हुआ? कल संडे थोड़ी है रे, तो संडे हाँ बिल्कुल है भाई, हर दिन है। देखो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को सारे मेटल्स फॉर्मेट कहाँ मिलते हैं? हमें अर्थ के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपको सोडियम चाहिए और खोदा सोडियम निकल गया, ठीक है। आपको सिल्वर चाहिए तो आपने सीधा ये सिल्वर निकल दो बाहर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं, गोल्ड को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जितने मेटल है मोस्टली सारे हैं ना इम्प्योर होते हैं, किसी और के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। हम जानते हैं सब रिएक्टिव होते हैं। तो कोई जैसे कि सोडियम है तो वो मिलेगा सोडियम ऑक्साइड के रूप में, जिंक है तो वो मिलेगा जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, हमको ZnC अकेला, पर वो जुड़ा हुआ CO3 के साथ में। तो कभी भी प्योर मेटल नहीं मिलेगा आपको। गोल्ड को अगर आप छोड़ दो तो हर मेटल आपको इम्प्योर स्टेट में मिलता है, तो आपको उससे अलग करना पड़ेगा। आपको तो सिर्फ जिंक चाहिए, आपको सिर्फ सोडियम चाहिए, तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी? केमिकल रिएक्शन। तो उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कैसे हम किसी मेटल को, प्योर मेटल को खींच के बाहर निकालें? ऑब्वियसली हाथ से तो आएगा नहीं है, बात समझ में आई? ठीक है ना? तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ओके। इससे पहले हम कुछ दो चीज पढ़ते हैं। एक होता है मिनरल। मिनरल किसे बोलते हैं? कोई भी चीज जो आपको अर्थ से मिलती है नेचुरली। आपको पत्थर मिलता है, पत्थर नेचुरल है, मिनरल। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एलिमेंट है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आपको अर्थ में से मिलता है, भले वो प्योर हो कि नहीं हो, वो सब मिनरल कहलाता है। बात समझ में आ गई? मिट्टी मिनरल है, मिट्टी के अंदर पत्थर मिनरल है, पानी मिनरल, पेट्रोल मिनरल है। जो भी चीज, भले वो आपके काम का हो कि नहीं हो, बात समझ में आ गई? एनीथिंग नेचुरल, एनी एलिमेंट और एनी कंपाउंड which is found naturally in the earth और या on the earth is known as mineral। बात समझ में आ गई? ये डेफिनेशन है, ठीक है। 1 मार्क की करके बाद आते हैं। अब देखो, कोई भी चीज, एनी एलिमेंट और कंपाउंड फाउंड नेचुरली इन और ऑन अर्थ, वो क्या कहलाता है? मिनरल। पर सारे मिनरल और नहीं कहलाते। देखो, कोई भी कंपनी जो है उसका क्या मकसद है कि अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है पता है? वो खड्डा खोदेगी, उसमें से
लोहा बाहर निकालेगी, लोहा प्योर तो होता नहीं है, तो उसको लोहे को बाहर लोहा किसी साथ में रिएक्शन कर लेगा। मान लो कि लोहा ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, तो बन गया फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बन गया, तो उसको ऑक्सीजन से अलग करना पड़ेगा। तो वो खड्डा खोदने के बाद में फिर वो रिएक्शन करवाएंगे, इतना बड़ा प्लांट लगेंगे, खर्चा होगा उनका, सही है। अब कोई कंपनी खोलता क्यों है? लॉस में जाने के लिए क्या? फायदे के लिए खोलता कंपनी, सही बात है। तो दुनिया में हर चीज जो हमको मिलती है वो मिनरल है, पर कोई भी मिनरल को आप और कब बोलोगे? जब उसके अंदर जो आपको मेटल चाहिए वो खूब सारा मौजूद हो, और दूसरा जब आप उसको प्लांट लगा के बाहर निकालोगे, प्योर करोगे, तो आपको मुनाफा भी होना चाहिए, तब क्या बोलोगे कि वो ओर है। वरना वो मिनरल है, ओर नहीं कहलाएगा। तो कोई भी मिनरल ओर कब बनता है? जब उसके अंदर में मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें से मेटल को निकालना, उसके लिए प्लांट लगाओगे तो जो खर्चा आएगा वो आपको प्रॉफिट भी दिखेगा। सो ore become a mineral when it contains metal in large amount and the extraction is profitable, तब मिनरल कहलाता है ओर। बात समझ में आई कि नहीं आई? सही है। वरना वो सिर्फ मिनरल है। मान लो सपोज करो कि आपको गांधीनगर के किसी इलाके में आपको यहाँ पे यार बहुत सारा लोहा है, ठीक है। फिर आपने हिसाब लगाया कि यार अच्छा मैं लोहा कितना है, तो इतना लोहा है, ठीक, इतना खर्चा आएगा, इतना 1.5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और नहीं है, मिनरल नहीं है। क्यों निकालोगे जब मालूम में नुकसान हो रहा है? तो बात समझ में आई? तो किसी भी कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी के बोलती है कि हम यहाँ पे और माइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनको मालूम है कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा उनके लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो कोई भी मिनरल और मिनरल ही है, बस फर्क क्या है कि उसमें से जो मेटल निकालना है, उसको निकालने के लिए जो पूरी प्रक्रिया करोगे, ट्रक लाओगे, पेट्रोल का खर्चा आएगा, कंपनी सेटअप करोगे, लेबर लगाओगे, सिक्योरिटी गार्ड रखोगे, कैमरे लगाओगे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओगे, है ना, वो खर्चा होगा ना पूरा, है ना। वो खर्चा सब निकाल के आपको प्रॉफिट हो रहा हो, तब बोलोगे कि हाँ वो जो मिनरल है वो मेरे लिए और है। बात समझ में आई? तो कोई भी मिनरल, ठीक है, जिसके अंदर में मेटल लार्ज अमाउंट में हो, प्लस उसका एक्सट्रैक्शन, वो प्रॉफिट आपको दिखेगा, तब वही मिनरल का कहला देगा ओर। क्लियर है? ओके। और इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें हम ओर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम निकाल रहे हैं मतलब प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब अलग अलग मेटल को निकालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। पहले ये दो चीजें क्लियर है? पक्का? देख, मिनरल क्या होता है? कोई भी चीज जो अर्थ में से मिले उसमें क्या होता है? मेटल होता है, ठीक है। अब मेटल को बाहर निकालोगे, खर्चा आएगा, खर्चा आएगा ना, कि नहीं आएगा? कि तू बोल होम बड़ी स्वाहा के सोडियम बार, ऐसा तो होगा नहीं। तू ट्रक लाएगी, जेसीबी लाएगी, खड्डे खुदवाएगी, खर्चा होगा। तो अगर तुझे प्रॉफिट हो रहा है वो सब करने से, तो वो मिनरल कहलाएगा ओ। बात समझ में आई? समझी या नहीं समझी? अगर प्रॉफिट है उसको जमीन में से निकालने में, तो क्या बोलेंगे कि वो अंदर जो भी चीज पड़ी है वो क्या है? और। वरना वो क्या है? मिनरल। तो और मिनरल ही है, बस शर्त क्या है कि उसको निकालने से फायदा भी होना चाहिए, कमानी होनी चाहिए। भाई बात समझ में? वरना क्या बोलेंगे? हाँ वो ठीक है, वो मिनरल ही है, हमारा किसी काम का, है ना। क्लियर है भाई? डन। अब देखो, हमने 3 तरह के मेटल्स हमने पढ़े थे अभी तक। हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, कैटरीना ने कार मांगी, है ना, ठीक है, कैटरीना, हाँ, ने कार सीए मांगी, अल्टो जैन जैन, तो ऑनलाइन थी ना तू? बोलो, सो रही थी जिंक, अल्टो जैन फरारी। आयन, तो सिंबल बोल, एफ ई, अल्टो जैन फरारी। फिर भी, हाँ क्या होता है? लेड,
ठीक है, फिर भी हाय, हाइड्रोजन फिर भी हाय नहीं, फिर भी हाय क्यों मिली है ना, फिर भी हाय, CU फिर भी हाय Q क्यों, कौन बच गया इधर, तो गलत ही नहीं। हाँ नेत्रा क्यों, फिर भी हाय क्यों मिली मिली। माही मिली का मतलब मर्क्यूरी सिंबल क्या होता है, H एच जी। फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर सिल्वर ऑडी, सिल्वर मतलब ए जी, EU ऑडी मतलब ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक के जो एलिमेंट है वो हम उनको, इनको हम तीन भाग में बांटेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक है हम बोलेंगे वो हाईली रिएक्टिव। ओके, अब मेरी बात सुनो, आपको अलग अलग बुक में ये अलग अलग मिलेगा। ठीक है, कोई यहाँ तक है मानता है, कोई यहाँ तक है मानता है, उसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। हम तो हमारे बुक में जो हमको ज्यादा समझ में आने उसके हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो जिंक से लेके आप एल्यूमिनियम रुको, हमारे बुक में तो एच जी तक दिया हुआ है, कॉपर तक दिया हुआ है वैसे तो। पर अच्छा सुन, अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें एक दो चीजें और हैं। यहाँ तक मान लो भैया, कहाँ से Hg तक होगा क्योंकि Hg मैंने अभी क्या बोला आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये सब मिडिल रिएक्टिव में ही है, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें यूज करते हैं, कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी हमारी बुक के हिसाब से ये मिडिल रिएक्टिव है, बात समझ में आ गई, जो बीच वाले, और ये क्या करेंगे, सबसे लीस्ट रिएक्टिव। तो अच्छा, कभी कभार है ना, आप इनको भी लीस्ट की कैटेगरी में ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे ही है। अरे भाई हाँ के ना, ठीक है, क्योंकि इसके आजू बाजू ही है। हाँ, आप एल्यूमिनियम को कभी कभार हाई में भी गिन सकते हो, कभी कभार मिड में भी गिन सकते हो, डिपेंडिंग है, डिपेंडिंग कि उसके चारों तरफ कौन सी चीजें मौजूद है। ये सपोज करें अपन, अभी मान लो कि कोई ऐसा एरिया है जहां पे एल्यूमिनियम के ऊपर वाले कोई भी मेटल नहीं मिलते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम और उसके नीचे वाले ही मिलते हैं किसी जगह पे, तो उस जगह पे सबसे हाईली रेटेड कौन होगा, एल्यूमिनियम। अरे ऐसे, क्योंकि देखो ये आखिर में ये सबको मिलते हैं कहाँ पे, धरती के अंदर मिलते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दुनिया में हर जगह पोटेशियम सोडियम कैल्शियम बराबर बराबर मिलते हैं, जरूरी नहीं है। अमेरिका में अगर आप जाओगे इसमें अरब देशन में जाओगे, सऊदी अरेबिया, वहां पे पेट्रोल खूब मिलता है, इंडिया में पेट्रोल नहीं मिलता है। अरे है कि नहीं, तो मिनरल कोई हर जगह प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पे यूरेनियम ज्यादा है, कहीं पे गोल्ड ज्यादा है, कहीं पे कार्बन ज्यादा है, कहीं पे आयरन ज्यादा है। बात समझ आ रही है, तो जगह जगह के हिसाब से कौन हाईली रिएक्टिव होगा कौन लो होगा वो चेंज होता रहता है। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो कभी कभार अगर बुक में है ना, आप नोटिस करोगे कि जो कॉपर और ये है मरकरी, ठीक है, इनको माना है मिडल में, पर जब आप आगे पढ़ोगे ना तो उनको फिर उन्होंने माना है, उनको फिर उनको ये भी बोला है कि दे आर ऑल्सो लीस्ट रिएक्टिव। तो कंफ्यूज मत होना, बात समझ में आई। अरे भाई यस और नो, यस ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना सब, ठीक है ना। ये ऐसे ही उन्होंने मार्का किया हुआ, तो उन्होंने ये टेबल बनाई हुई है। अच्छा, टेबल क्यों बनाई है, ये टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि हमको मालूम है जो हाई रिएक्टिव होंगे, देखो जो हाईली रिएक्टिव है, फिर मिडल और सबसे लीस्ट, क्या खासियत है लीस्ट की, वो लगभग लगभग किसी से रिलेशन करते नहीं है, तो वो आपको मिलेंगे बिल्कुल प्योर स्टेट में। कैसे मिलेंगे, प्योर एकदम प्योर मिलेंगे, मतलब आपने खड्डा खोदा, सोना आपको एकदम प्योर ही मिलेगा, वो किसी और से रिएक्शन करेगा नहीं। तो वो जैसा भगवान ने बनाया था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। बात समझ में आई, कौन सा लीस्ट, ये आपको मिलेंगे प्योर में, तो इनके लिए अभी तक खर्चा नहीं करना है आपको, क्या करना है, खड्डा खोदना है, वो आपको प्योर मिला, छानना मारना है, जो भी मिट्टी मिट्टी सारी हाइड करनी है, प्योर हो गया खत्म। पर अगर आप सोडियम को ढूंढने जाओगे तो वो आपको मिलेगा ऐसे NaCl, या फिर सोडियम ऑक्साइड, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे मिलेगा, क्यों, तो हाई रिएक्टिव है, वो तो आजू बाजू किसी से रिएक्शन कर लेता है। सही बात है, अब यहां फंस जाओगे यार,
या तो कोई प्योर मिला नहीं, तो ऐसे अब फिर आपको बोला ठीक है सर सोडियम तो है ना, चलो इसको यूज कर लेते हैं। सोडियम किसी काम का ही नहीं है आपको, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मैंने पहले ही बोला था कि अकेला ऑक्सीजन है तो आपको काम आएगा ब्रीथिंग में, पर H2O है तो आप मर जाओगे। अब ऐसे से बोलोगे पानी में तो ऑक्सीजन है, मैं जिंदा रह जाऊंगा, पानी मेरी हेल्प करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, है ना। रौनक और राज क्या बन गए, धैर्य शाह। अरे समझ गए ना, कहने का अर्थ ये हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये तो जो ये लीस्ट है ये प्योर में मिलेंगे, तो इनमें इतना लोड नहीं है। पर जो हाईली रिएक्टिव है और जो मिडिल रिएक्टिव है कभी भी प्योर मिलने वाले नहीं है। ये जो हाईली रिएक्टिव, तो देखो ये जो मिडिल रिएक्टिव है ये ज्यादातर आपको सल्फर के साथ में मिलेंगे, या मिलेंगे विद ऑक्सीजन, या मिलेंगे विद कार्बन। तो अगर इन्होंने रिएक्शन किया है सल्फर के साथ में तो उसे बोलते हैं सल्फाइड ओर। क्या बोलते हैं, सल्फाइड अगर उन्होंने रिएक्शन किया है विद ऑक्सीजन तो बोलेंगे ऑक्साइड ऑक्साइड। जैसे कि ZnO, आपने खड्डा खोदा, अब जिंक ऑक्साइड पड़ा है, तो क्या बोलेंगे, वो ऑक्साइड की ओर है, ठीक है। या फिर अगर रिएक्शन किया विद कार्बन तो बोलेंगे कार्बोनेट ओर। तो आपको जिंक ऐसे ही मिल सकता है, आपको जिंक ZnSO4 ZnCO जी के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग की जगह कैसी है। मेरी बात समझ में आई। अगर मान लो कि किसी जब अर्थ बन रही होगी वहां पे सिर्फ अकेला ऑक्सीजन था तो क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड। मान लो कि अर्थ बन रही वहां पे जिंक भी था, कार्बन भी था, ऑक्सीजन था, तो क्या मिलेगा, जिंक कार्बोनेट। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। आपको जिंक विद ऑक्सीजन मिल सकता है, जिंक विद कार्बन मिल सकता है, जिंक विद सल्फर मिल सकता है। तो जो मिडल वाले हैं वो ज्यादातर मिलेंगे आपको सल्फाइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये तो हाईली रिएक्टिव है ही है, ये भी आपको कभी प्योर मिलेंगे नहीं। तो कहने का अर्थ है ये और ये कभी प्योर स्टेट में मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो सबको जब निकालना होगा अर्थ से तो टेक्निक अलग अलग यूज होगी। बात समझ में आ गई, इनकी टेक्निक अलग होगी, इनको निकालने की टेक्निक अलग होगी, इनको निकालने टेक्निक अलग होगी। क्यों, क्योंकि ये तो हाईली रिएक्टिव है। ये तो आजू बाजू से अगर आप लोगों को प्योर भी कर दिया तो तुरंत किसी और से रिएक्शन कर लेंगे, तो आपको इनको निकालने के लिए अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। भाई ऐसा होता है ना कि बदमाश होते हैं एकदम सीधे, फिर थोड़े से बदमाश, फिर एकदम बागड़ बिल्ले टाइप में, तो इनको फिर शांत रखने की टेक्निक अलग यूज करनी पड़ती है। ये कौन से लोग होते हैं, शांत बैठ जा तो चालू, इतना बोलते भी चालू, ये वे क्या है कान पकड़ा तो फिर शांत रहेंगे, और ये धान है दी, ये वो वाले लोग हैं। और एक क्लास में होता है, ये बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही होता है, अपनी क्लास में ऐसा ही होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है ना। दो दिन जो दूध पड़ते हैं तभी मानते हैं, वरना तो मतलब जो रेंगती ही नहीं है कानों पे। और कुछ को ऐसा बोल दोगे ए भाई क्या है रे, क्यों बात कर रहा है, अजी तो रुडू 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 चालू, ऐसे होता है, आपने देखा होगा क्लास में, ठीक है। तो सेम है यहाँ भी ऐसा ही है। तो हर एक के लिए टेक्निक अलग अलग यूज होगी। तो बेसिकली हमको पढ़ना कुछ नहीं है, ये तीन लोगों को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो तरीके पढ़ने। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो हमारे बुक में इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मिलते हैं प्योर स्टेट में। कैसे मिलते हैं, प्योर स्टेट में, ठीक है। उनको निकालना तो कोई रिएक्शन करवानी नहीं है, आपको अर्थ तो प्योर मिलेंगे, आप खुद खुद के निकालो, जो मिट्टी मिट्टी को साफ कर दो, दैट्स मिल गया। निकलते या वो प्रॉफिट है तो वो हो गया, वरना मैं प्रॉफिट हो गए। क्या जरूरी है भाई। मान लीजिए तूने मतलब ऐसे तूने कोई सोचा, तूने कहा हो एक सोने का कंकड़ मिल गया, इसमें बहुत सा सोना होगा, तूने पूरी फैक्ट्री सेटअप कर ली और तुझे हो गया नुकसान, तो क्या मतलब, तो तू बात पहले जज करेगा ना प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। कुछ जरूरी प्रॉफिट हर बार ही हो, समझा। अब पेट्रोल तो ये तो बहुत सारे रकम मिलते हैं, पेट्रोल निकला 100 रुपए का, तेरा खर्चा 200 रुपए, तो वो सिर्फ मिनरल है, फिर और नहीं, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई, तो ठीक है। अब हम एक एक पढ़ेंगे जो सबसे नीचे वाले हैं, पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, कॉपर और मरकरी के बारे में, इनको कैसे निकालना है। फिर पढ़ेंगे मिडल इनके बारे में, फिर पढ़ेंगे हाई रिएक्टर के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं कॉपर और मरकरी पे।
देखो अब मैं आपको दो बताऊं डेफिनेशन। एक है रोस्टिंग, क्या है रोस्टिंग, और एक है कैल्सिनेशन। अच्छा मुझे बात बताओ, हाँ सल्फाइड, Sulfide. SO3 minus सल्फाइड आइड, I SO minus 2 S minus सल्फाइड। हम सल्फाइडों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये इसका सिंबल। अब एक बात सुनो, देखो मैंने पहले से क्या बोला है कि जो भी कंपनी ये बाहर निकालती है उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि दुनिया में हमने हर चीज भी खोजी है, ओके। अभी तक हमको जितने भी केमिकल रिएक्शन का नॉलेज है उसके हिसाब से अगर मेटल और ऑक्सीजन साथ में है, अगर मेटल ऑक्साइड है तो उसको निकालना बहुत ही इजी होता है, कम खर्चे में हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अभी तक जो हमको नॉलेज है साइंस का उसके हिसाब से सबसे आसान किसको, सबसे प्रॉफिटेबल किसको होता है निकालना, मेटल ऑक्साइड। इसको बहुत ही आसान तरीके से कम खर्चे में मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो पर बट ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार, क्या हर बार ऐसा जरूरी है कि मेटल और ऑक्सीजन साथ में मिलेंगे? नहीं, ऐसा ही पॉसिबल है कि मेटल और सल्फर साथ में मिले। जब मेटल और सल्फर साथ में मिलेंगे तो क्या कहलाता है, मेटल सल्फाइड। क्या कहलाता है? metal sulfide. एग्जाम्पल के लिए ZnS, ठीक है। कभी कभी मेटल और कार्बोनेट साथ में मिलते हैं तो क्या था, मेटल कार्बोनेट, जैसे कि ZnCO3, ओके। हमारे हाथ में तो है नहीं कि हमको यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिलेगा कि जिंक सल्फाइड मिलेगा कि जिंक कार्बोनेट मिलेगा, है कि नहीं है? वो तो किसी भी रूप में मिल सकता है। पर हम इतना जानते हैं, जो भी कंपनी है वो तो जानते हैं कि सबसे आसान किसको है अलग करना, मेटल और ऑक्सीजन को। तो भले ही मेटल सल्फाइड हो या मेटल कार्बोनेट हो, दोनों को पहले क्या बनाया जाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाया जाएगा, कैसे बनाएंगे, रिएक्शन से। बात समझ में आ रही है? कैसे बनाएंगे उसको, रिएक्शन से, ओके। जब मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड बनाते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं रोस्टिंग। सो व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल सल्फाइड इनटू मेटल ऑक्साइड। और जब मेटल कार्बोनेट को बनाते हैं मेटल ऑक्साइड तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। बात समझ में आ गई? फिर क्या बन जाएंगे, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड से तो इजी होता है क्या निकालना, प्योर मेटल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो मेटल सल्फाइड is converted into metal oxide by the process of roasting. Metal carbonate is converted into metal oxide by the process of calcination. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये कैसे करते हैं वो देखिए, तो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सो sulfide ore are converted into oxide ore by heating in the presence of air. एयर का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो कैसे करते हैं, सल्फाइड ओर को के ऊपर हवा छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन, और उसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ये आपकी, तो देखो ये सल्फाइड और क्या बन गया, ऑक्साइड। तो अब रोस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, metal sulfide are heated in the presence of air and they converted into metal oxide. This process is known as roasting. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं रोस्टिंग। अब आता है कैल्सिनेशन, जैसे कि ZnCO3 है, ओके। इसको भी हीट करेंगे पर इसमें विद ऑक्सीजन नहीं करते, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही है, हमको सिर्फ कार्बन निकालना है। क्या करना है, सिर्फ कार्बन को निकालना है। तो क्या करेंगे, कार्बोनेट और आर हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। क्या लिखना है, एब्सेंस और लैक ऑफ एयर।
या तो बोलोगे एब्सेंस और लैक ऑफ एयर, ना के बराबर हवा होती है, ठीक है। तो कार्बोनेट और आर हीटेड इन एब्सेंस और लैक ऑफ एयर, सर लिमिटेड भी लिख हाँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। देन क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हमको सिर्फ कार्बन बाहर निकालना था क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई, ठीक है। दिस प्रोसेस नोन एज कैल्सिनेशन। अब डेफिनेशन मन से बनाओ, carbonate ore are heated in limited supply of air, then they converted into oxide ore. This process is known as calcination. तो अब जब मैं बोलूंगा कि इसका कैल्सिनेशन कर रहे हैं तो आप समझ जाना कि कार्बोनेट ओर है। मैं बोलूंगा इसका रोस्टिंग करेंगे तो समझ जाना कि सल्फाइड ओर, और विद ऑक्सीजन। तो मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि ऑक्सीजन के साथ में गर्म किया, बोलूंगा रोस्टिंग करेंगे। तो सल्फाइड ओर तो क्या करेंगे, रोस्टिंग। कार्बोनेट का क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पक्का। तो अब हम सबसे पहले जो मेटल लेने वाले हैं वो है कॉपर और मरकरी। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ऐसा बोलो मुझे, पक्का, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर फिर ये जो मेटल ऑक्साइड है इसमें से फिर मेटल कैसे बाहर निकालेंगे, है क्या नहीं है, तो वो बताऊंगा फिर, ठीक है, थोड़ा वेट करें। हाँ डिपेंड है अलग अलग, क्योंकि हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। बात समझ में आई। तो जैसा मेटल वैसा का, ठीक है। तो मैं सब बताऊंगा अभी। देखो सबसे पहले कौन से मेटल लेंगे, जो सबसे नीचे आते हैं ऑलमोस्ट। तो कौन से, कॉपर और मरकरी एकदम नीचे हैं। तो देखो अभी हमारे बुक में अब जो उन्होंने आगे बात बताई है, उन्होंने कॉपर और मरकरी इन दोनों को पता क्या बोला है, दे आर लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज, नीचे आता लगभग लगभग, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर स्टेज पे आते हैं, दो पढ़ेंगे उसके लिए, कॉपर और मर्क्यूरी। ओके, कॉपर और मर्क्यूरी ये दोनों जो है इन दोनों को किस तरीके से सेपरेट करते हैं तो समझना। कॉपर सल्फाइड कौन सी ओर है, सल्फाइड ओर है, क्या करेंगे रोस्टिंग, मतलब विद ऑक्सीजन हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2, ये बना था, ठीक है। अब क्या मिल गई हमको, ऑक्साइड मिल गई, ठीक। सेम वे जो ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी सल्फाइड और इसका अगेन सल्फाइड और को अगर बनाना है ऑक्साइड और, तो क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग, मतलब विद ऑक्सीजन हीट करेंगे तो क्या होगा, HgO और SO, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको मिल गया ऑक्साइड और। अब एक बार ध्यान रखना, ये है मर्क्यूरी सल्फाइड, इट इज एन ओर ऑफ मर्करी, इसका एक नाम है चिनाबार। नाम ध्यान रखना, ठीक है, ये नाम से भी याद रखिएगा। फॉर्मूला ऑफ चिनाबार, व्हाट इज चिनाबार, इट इज एन ओर ऑफ मर्करी। ओर और एलॉय में फर्क है, ओर है ये, क्या है, ओर। सल्फाइड ओर ऑफ मर्क्यूरी है, ठीक है, ओके। अब हमको क्या मिल गया, ऑक्साइड ओर, और ऑक्साइड ओर से अब हमको चाहिए प्योर कार्बन और प्योर मर्क्यूरी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, अगर इसकी बात करें, मर्क्यूरी मैंने आगे बोला है अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग काम किया जाए, ठीक है। मगर अगर मर्क्यूरी वाला ऑक्साइड है, मर्क्यूरी ऑक्साइड सिंपल गर्म करते जाओ, मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, आपको प्योर मरकरी मिल गया, ठीक है। अगर कॉपर वाला ओर है तो उसको साथ में हीट करते जाओ और आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, कॉपर प्लस SO। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मेटल अलग अलग रिएक्शन यूज की जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कॉपर सल्फाइड और ऑक्साइड और ऑक्सीजन साथ में हीट किया, कॉपर ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। चिनाबार है
मर्क्यूरी की सल्फाइड और है, रोस्टिंग करेंगे मतलब हीट विद ऑक्सीजन, बना मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मर्क्यूरी ऑक्साइड को अगर अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है, सिर्फ हीट करो। कॉपर वाले को करना है तो थोड़ा सा किसी और के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला अलग अलग मेटल के लिए अलग चीज यूज की जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर। इधर Cu2O है ना, क्या हुआ, उधर Cu2O है ना, किधर, कॉपर ऑक्साइड लास्ट में। बुक में क्या दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ जो हाँ Cu2 वाला है, तो यहाँ पे देखो दो दो कॉपर थे ना, एक 1 वाला भी था और 2 वाला भी था, तो इसमें कॉपर 1 वाले को यूज किया। 2 वाला है तो भी यही सेम काम होगा, ठीक है। तो बुक में जो रिएक्शन दी हुई है कॉपर 1 वाले के लिए दी हुई है, कॉपर 1 के लिए। तो अगर कॉपर 1 होगा और अगर ऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा, Cu2, ठीक है। अगर दोनों हैं तो आप दोनों को सेम जगह ट्रीट करना, ठीक है। अगर अगर सपोज करो, मान लो कि कभी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक बार सीबीएसई में आया हुआ है, उन्होंने 1 की जगह 2 वाला दे दिया था, है सल्फाइड हो रही, तो तब फिर 2 मत लगा देना, तब आप सिंपल चलने देना। अगर अभी हमारे बुक में तो 2 वाला है तो कोई बात नहीं, आप 2 लगा दो हर जगह, तो कुछ नहीं, हर जगह 2 लगा, डन। इतना फर्क होगा, 2 है तो अपने बुक में 2 है, 2 लगा देना, कोई इशू नहीं। सर जो सर 1 वाला है हमारे। कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं सर आगे कहाँ पे, Cu2S नहीं है ना तो सर यहाँ पे नहीं बेटा, ये तेरी मर्जी से नहीं होता। सर पर Cu2 प्लस 1 है भाई, कॉपर 1 है 2 नहीं। अरे कॉपर हमारे बुक में कॉपर 1 वाले के लिए दी हुई रिएक्शन, ठीक है। कॉपर 2 वाला है तो भी यही होगा, उस समय आपको 2 नहीं लगाना, क्योंकि अगर कॉपर 2 वाला लोगे तो क्या होगा बच्चे, तब ये कट जाएगा, ठीक है। हाँ, हमारे बुक में उन्होंने 1 वाले के लिए दी हुई है। सर वो कॉपर 2 दिया है, Cu2 दिया है। हाँ तो वो कॉपर 1 होगा ना, फिर तब कटेगा नहीं, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1 वहां चला जाएगा, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं, सिंपल है। हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सब जगह 2 लगा दें, क्लियर है भाई। अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो मुझे फटाफट। तो मुझे बताओ, सल्फाइड और है तो क्या करेंगे, रोस्टिंग, तब क्या बनेगा, ऑक्साइड और। फिर जो ऑक्साइड और है उसको कन्वर्ट करना है, अगर मर्क्यूरी है सिर्फ हीट कर दो, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड है तो उसको थोड़ा सा अलग रिएक्शन, जो कॉपर सल्फाइड है उसके साथ में और हीट करते जाओ, कॉपर प्योर हो जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। ये कॉपर और मर्क्यूरी को प्योर तरीके से पाने का रास्ता, कौन से, जो लोअर में आते हैं। अब आते हैं अपन मिडिल वाले पे आते हैं। अब मिडिल में कौन कौन थे, जिंक थे, बहुत सारे थे। हमारे बुक में सिर्फ जिंक के लिए रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। चलो ये हाँ क्या हो बेटा, अरे कोई बात नहीं बेटा। हाँ कॉपर 1, नहीं करेंगे। सर आगे माइक हो गया ज्वाइन, आवाज आ रही है नेत्रा। हाँ बेटा वो कोई क्वेश्चन था, वो देखो अगर 1 और 2 है, अगर उनके ऊपर चार्ज है अलग अलग तो फिर प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, पर जब दोनों को प्योर बनाते हो तो वो कॉपर ही है बेटा, फिर प्रॉपर्टी सेम है। बात समझ में आई, देखो जैसे कि अगर कॉपर 1 मिलेगा विद ऑक्सीजन तो बनेगा Cu2O, और कॉपर 2 मिलेगा विद ऑक्सीजन तो बनेगा CuO। तो ऑब्वियसली Cu2O और Cu की प्रॉपर्टी अलग अलग है। बात समझ में आ रही है, Cu2O और Cu की प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर कॉपर 1 मिलेगा विद ऑक्सीजन तो बनेगा CuO, और कॉपर 2 मिलेगा विद ऑक्सीजन तो बनेगा CuO। तो ऑब्वियसली CU2O और CU की प्रॉपर्टी अलग अलग है।
हाँ, पर अगर प्योर कॉपर बनाया गया है, भले ही वो +1 वाले से बनाया गया हो या +2 वाले से, प्योर कॉपर तो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले कौन से पढ़े, जो नीचे आते हैं। अच्छा देखो, नीचे वाले जो है वो थोड़े से कम रिएक्टिव है, सही है। तो जब वो कन्वर्ट होंगे ऑक्साइड में, तो उनको ऑक्सीजन से निकालना आसान है, क्योंकि वो इतने रिएक्टिव तो है नहीं, तो वो उनमें उनमें कोई इतना जोश नहीं है कि वो ऑक्सीजन से जुड़े रहे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं मिडल वाले पे। अगेन हम जानते हैं कि जो मिडल में आते हैं वो किस रूप में मिलते हैं, या तो सल्फाइड और या ऑक्साइड या कार्बोनेट। अगर वो ऑक्साइड है तो बढ़िया ही है, हमको पहले से मिल गया, जो चाहिए हमको चाहिए। पर अगर वो सल्फाइड और कार्बोनेट है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा उनको, ऑक्साइड। तो सल्फाइड से बनाना है ऑक्साइड, कौन सा प्रोसेस, रोस्टिंग। तो मिडल में आता है जिंक, तो ये जिंक सल्फाइड, इसका रोस्टिंग किया तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट हो रहे हैं, क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, सही बात है, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोस्टिंग किया, यहाँ पे क्या किया, कैल्सिनेशन, दोनों में क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। अब ये मिडल है, ओके। अब ऐसा है कि जिंक ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी बहुत नीचे, ठीक है, जिंक बहुत ऊपर है। तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इतना आसानी से ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिंपली गर्म कर दो उसको इसकी तरह तो काम हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, इसको छोड़ेगा नहीं। तो फिर क्या करता है पता है, तो एक बार जो मिडिल वाले एलिमेंट्स है जब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम सिंपली यूज करते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। तो व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन को खींच के ले लेता है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, अब जो जिंक ऑक्साइड बना उसको कराएंगे रिएक्शन विद कार्बन, तुरंत ये ऑक्सीजन जाएगा कार्बन के पास में, जिंक प्योर बनेगा और यहाँ बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमको जो प्योर चाहिए था हमको वो मिल जाता। तो जो मिडल ऑफ द एलिमेंट विच आर इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, if they are found in sulfide ore, we will do roasting. If they are found in carbonate ore, we will do calcination. By both the processes we obtain metal oxide. Then that metal oxide is made to react with a reducing agent. यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, कोक। कोक मतलब क्या होता है पता है, कोयला, जो मिलता है अर्थ में से, तो कार्बन भी उसका नाम है, ठीक है, कोक। प्योर कार्बन एकदम, ठीक है, उसे कोक बोलते हैं। अच्छा आप जानते हो हम सिर्फ कार्बन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, और जो कोयला कोक है वो भी कार्बन है। तो अगर आप सिर्फ कार्बन बोलोगे तो इसका मतलब ये है कि वहां पे डायमंड भी लिख दो काम हो जाएगा, नहीं, आपको प्रॉपरली तो कोक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड में कार्बन किसी अलग तरीके से अरेंज होते हैं, ग्रेफाइट में अलग तरीके से अरेंज होते हैं, और कोक में अलग तरीके से अरेंज होते हैं। मैंने पहले बताया था, अरेंजमेंट चेंज तो प्रॉपर्टी भी चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोक यूज करना है, तो है प्योर कार्बन ही और उसका अलग रूप है, अलग अरेंजमेंट है उसमें, ठीक है। उसको डीप में जाने का नहीं, ध्यान रखो, वी विल यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट नोन एज कोक। तो उसको हीट करेंगे तो ये करेगा रिएक्शन, बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और प्योर जिंक मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये है जो मिडल में आते हैं उनको प्योर करने का तरीका है। डन। अच्छा अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है यहाँ पे, एक और तरीका है इनको इसको दूर करने का विद ऑक्सीजन। मुझे बताओ जिंक से ऊपर कौन आता है रिएक्टिव सीरीज में, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो तक बोलो, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, 5 लोग ऊपर आते हैं इसके। एक काम करते हैं ना, जिंक ऑक्साइड को कराते रिएक्शन विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक को धक्का मारेगा, जिंक अलग और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग, मिल गया। तो एक और तरीका है इनको प्योर करने का, ठीक है, तो थोड़ा महंगा तरीका, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी काम का नहीं है, ये कहीं कहीं जगह काम का भी है। सबसे सस्ता तरीका क्या होता है कंपनी वालों के लिए, ये कोक बहुत सस्ता होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा तरीका।
पर कहीं कहीं पे से काम लेते हैं। तो जो पता रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको जब ज्वाइन करना होता है या फिर बहुत हाई लेवल की वेल्डिंग करनी होती है, ठीक है, तब यहाँ पे यूज करते हैं इस ट्रिक का। अब ये ट्रिक यहाँ जब उनको प्योर करते हैं वहां पे यूज नहीं करते, ठीक है, वहां पे तो कोक यूज किया जाता है। पर ये जो मैं अब जो ट्रिक समझ रहे हैं वो क्या यूज करते हैं, कहीं और किसी और काम के लिए, ठीक है, जहां पे ये ट्रिक काम की हो। तो अगर उनको एक्सट्रैक्शन करना है तो ये रहा, ठीक है। अब हम एक एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ रहे हैं कि अगर आपको ऑक्साइड और जो है मिडल वालों का, उनको अगर अलग करवाना है, प्योर मेटल को अलग करना है, तो आप क्या कर दो, जस्ट रिएक्ट इट विथ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, डाल दिया तो ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे। सही बात है, ओके। अब आपको मालूम है इस ये जो रिएक्शन इसका इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। ये इतने एक्सोथर्मिक होती है कि जो प्योर मेटल बनता है, जानते हो मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड से लिक्विड, वो कितना होता है, हजारों में होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस। सही बात है, ओके। जो मेटल यहां बनता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो आप सोच लो कि जो ये जो गर्मी निकलेगी इस रिएक्शन में से, वो गर्मी कितनी भयंकर होगी। तो ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि जो प्योर मेटल बनता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है, ठीक है। वो इसमें क्या फायदा, देखो ऐसा है कि आपको और मुझे भी कुछ नहीं मालूम है, पर जो लोग इसकी स्टडी करते हैं दिन रात, उनको मालूम है कि इसको कहाँ यूज करना है। इसका जो छोटा यूज है वो होता है रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में। वहां पे पता है कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है, उसका नाम है थर्माइट रिएक्शन। हम सुना होगा थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। तो अब फटाफट क्विकली करते हैं रिवाइज। मुझे बताओ, जो लो होते हैं जिसमें हमने क्या देखा था, कॉपर और मर्क्यूरी, वो कौन सी ओर में होते हैं, सल्फाइड में ज्यादा होते हैं, वो ज्यादातर सल्फाइड में हो, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर। तो सल्फाइड को कन्वर्ट करना है जिसमें ऑक्साइड ओर में क्या करेंगे, रोस्टिंग। तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड और ये, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंपल हीट कर दो तो ये और ये बन जाएगा। इसको आगे और रिएक्शन करने दो और हीट करते रहो तो प्योर कॉपर और SO2 बन जाएगा। सही बात है। तो ये हो गए सेपरेट, प्योर मिल गया, खेल खत्म, है ना। फिर कॉपर वॉपर को लेके जाएंगे और ये तार वार बनाएंगे। अब मिडल में आते हैं, तो मिडल में दो और है, सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड और है तो क्या करना होता है, रोस्टिंग, जिंक ऑक्साइड और ये बन जाएगा SO2। और कार्बोनेट और है तो कैल्शियम, मतलब हीट करो, एब्सेंस ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो अगेन जिंक ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। फिर यहाँ जो जिंक ऑक्साइड मिलेगा उसको क्या करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट जो कि कोक है, उसके अलावा भी और भी हो सकता है, और कंपनी वाले वही यूज करेंगे जो सस्ता हो, ठीक है। तो सबसे सस्ता बढ़िया कोक होता है, तो पीने वाला कोक नहीं है। फिर इनको करेंगे ऑक्सीजन, तो क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगा और प्योर ये CO अलग हो जाएगा, ठीक है। प्योर मिल गया, बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है। पर इसमें अब एक और, अब यहां पे पहुंच गए, मेटल निकल गया, पर थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। जो मिडल में एलिमेंट आते हैं, ठीक है, जो मिडल वाले एलिमेंट है उसमें जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, अगर उसमें हम उसके जो ऊपर वाले एलिमेंट है, क्योंकि कौन है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, अगर वो भी रिएक्शन कर, वो भी डाल दे, तो क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, तो मगर पढ़ा था हाई रिएक्टिव जो होता है वो लो रिएक्टिव को मतलब से हड़का देगा उधर। तो Zn और एल्यूमिनियम खुद चला जाएगा विद ऑक्सीजन, यहाँ होता है +3, यहाँ होता है -2, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। पर ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, बहुत ज्यादा, ओके, बहुत हाई 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 हाई, 3 बार लिख दो। तो इतना गर्म वो हो जाता है बर्तन कि जो मेटल बनता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है, मतलब ऑलरेडी पिघला हुआ ही है, तो बहुत गर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी एक और हमारे बुक में दी हुई है, वो दी हुई है मैंगनीज वाली, Mn वाली। तो मेटल ऑक्साइड, मैंगनीज मेटल है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम है, तो क्या बनेगा, प्योर Mn और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगेन ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा और हीट निकलेगी सीधी सी,
बात समझ में आ गई? हीट इतनी है कि ये लिक्विड फॉर्म में ही बनता है मेटल, कोई दिक्कत नहीं। अब जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, पता है मुझे आपको क्या लगता है, जो रेलवे ट्रैक होते हैं, सोचो वो ट्रैक यू यू मुड़े हुए होते हैं। कि भैया इमेजिन करो कि इतना लंबा ट्रैक, थोड़ी भी कंपनी बन जाता होगा, इतना लंबा ट्रैक उठा के लेके आते होंगे। ट्रैक के टुकड़े होते हैं, समझ गए? एक टुकड़ा होता है 20 मीटर का, फिर उसके आगे होता है 20 मीटर का, तो दो टुकड़े पीछे गैप आ गया, फिर तो ट्रेन गिर जानी चाहिए। तो आपको लगता है नहीं, सिंपली इनको बोल्ट से कस दो बेटा, बोल्ट भाई ट्रेन बहुत हैवी होती है, तोड़ देगी बोल्ट वोल्ट। तो एक्चुअल में उनको ज्वाइन करना पड़ता है, वेल्डिंग कर दो, नॉर्मल वेल्डिंग काम नहीं करती वहां पे। पता है हम जो दुकान में घर बाहर से करते हैं, हाँ हाँ, वो भी कच्ची होती है, वो इतना वजन झेल नहीं पाएगी, ट्रेन जो कि ट्रेन का वजन होता है। तो पता वहां क्या करते हैं, वहां पे यही ट्रिक यूज करते हैं। अब समझना, ये दो रेलवे, तो अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे, थर्माइट रिएक्शन नाम से आती है, एग्जाम में क्वेश्चन 90% पक्का इस बार, कि बहुत समय से ये आया नहीं है। थर्माइट रिएक्शन, so thermite reaction is used in joining railway tracks, or it is also used in welding, for welding purposes। इसमें क्या होता है पता है, दो ट्रैक है, उनके बीच में गैप है, नॉर्मल वेल्ड करोगे तो क्या होता है, सिर्फ बार बार से वो ज्वाइंट होता है, वो अंदर से ज्वाइंट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं पता है, वहां पे लेते हैं, अब बेटा मुझे बताओ जो रेलवे ट्रैक है वो किससे बने हैं, आयरन से बने हैं, ठीक है। तो वहां पे लेंगे आयरन ऑक्साइड और साथ में मिक्स करेंगे एल्यूमिनियम। अब हम जानते हैं कि ये तो कौन सा है, अल्टो जैन फरारी, जेड के भी नीचे है, तो आप मिडल में आता है। ये कौन सी ओर है, ऑक्साइड ओर है। इसके साथ में क्या डाला, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ये इस ऑक्सीजन को हटा देगा, क्या मिलेगा, प्योर Fe और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। पर यहाँ पे क्या निकलती है, हीट। ये तो हाई की पावर 3, इतना एक्सोथर्मिक है, तो जो लोहा बनेगा वो ऑलरेडी कैसा होगा, पिघला हुआ। अब देखो क्या करते हैं, ये रिएक्शन नॉर्मली हम क्या करवाते हैं, एक बड़े किसी बड़े से एक बर्तन में करवाएंगे, ठीक है, जो हमारे लैब में होते हैं। यहाँ पे कैसा होता है, एक बर्तन होता है, उस बर्तन को ऐसे फिट कर लेते हैं पूरे ट्रैक, ठीक है, और ऐसा बर्तन होता है, ओके, और नीचे से गैप होता है, यहाँ पे होती है रिएक्शन, और जो लोहा बनता है लिक्विड फॉर्म में वो यहां से टपक के गिरता है इन दो ट्रैक के बीच में। अब लोहा इतना गर्म होता है कि जो ये ट्रैक होते हैं वो इनके बीच में लोहा, इनके बीच में एंट्री मार देता है, इतना भी गैप बचता नहीं है, तो लोहा बीच में एंटर हो गया, सारा गैप फिल हो गए, फिर से ठंडा कर देते हैं। परमानेंट ट्रैक सील। बात समझ में आ रही है, परमानेंट ट्रैक सील हो जाता है। दिस, ये ऐसे रेलवे ट्रैक को ज्वाइन किया जाता है। क्लियर है अभी? हाँ, दो मार्क, थर्माइट रिएक्शन और उसका यूज। तो देखो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, फेरिक ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम, देन it reduces, it becomes molten iron, molten मतलब पिघला हुआ आयरन मेटल। This reaction is known as thermite reaction. This is used for welding purposes like joining railway tracks। और जब रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करते हैं इसे बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग, TW। और रिएक्शन, मैंने यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस लिखी, आपको बैलेंस करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और चीज है, एक होता है गैंग, वो गुंडों वाली गैंग नहीं है, यहाँ पे गैंग का मतलब है बेकार चीज। अब मुझे बात बताओ, देखो यार ये सब निकलता कहां से आखिर में, अर्थ में से। अब अर्थ में बहुत सारी धूल मिट्टी निकलती है, तो जो पहले जब भी कोई ओर निकालता है ना, पहले उसको अच्छे से वॉश किया, तो फिर जो उसके ऊपर धूल मिट्टी चिपकी होती है उसके ऊपर अंदर नहीं,
उसके अंदर भी धूल मिट्टी हो सकती है, पॉसिबल है, पर जो ऊपर ऊपर चिपकी होती है वो सारी धूल मिट्टी को अलग किया जाता है। बस उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं गैंग, जो ऊपर ऊपर की इम्प्योरिटी है। तो देखो लिखा हुआ, और विच आर माइंड फ्रॉम अर्थ आर कंटेमिनेटेड, मतलब चिपका होता है लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, these impurities are known as, ठीक है। पक्का, कोई ज्यादा डाउट नहीं है? ओके, अब कौन से बच गए? जो सबसे टॉप में आते हैं। अब टॉप में कौन आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, ये सब आते हैं, ठीक है। उनके लिए किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उनके लिए किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग और रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पे करते क्या है? अच्छा देखो, अभी आपके मन में सीधे सीधे क्वेश्चन सर इसमें भी क्या दिक्कत है? हम जानते ही हैं कि जो ऑक्साइड ओर है उसको कर दो रिएक्शन विद कोक, तो कोक और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, प्योर मेटल अलग हो जाएगा। बट अब ऐसी बात है कि वो मिडिल तक सही था। देखो, जो लो थे, क्या वहां हमने कोक किया था? नहीं, क्योंकि मिडिल वालों को इतनी दोस्ती नहीं ऑक्सीजन से, वो छोड़ देंगे उसको। पर जो सॉरी जो लो वाले हैं, पर जो मिडिल वाले हैं वो थोड़ा ज्यादा दोस्ती है ऑक्सीजन से, तो वो छोड़ेंगे मुश्किल से। तो हम कोक को लेके टॉप वाले जो है सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे हमारे बुक में वर्ड यूज किया गया एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है पता है? दोस्ती मान लो। अगर आपने नाइन्थ में सही से केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कोई भी रिएक्शन होती क्यों है? ताकि हर चीज अपना एनर्जी लो रखने के लिए। हर कोई भी रिएक्शन क्यों होती है? अपनी एनर्जी को लो रखने के लिए, इतना समझ लो, ठीक है। अब जो यहाँ फिर ऐसा बोलो कि स्टेबल होने के लिए, किसके लिए होती है? स्टेबल। तो समझो, तो Zn O और जब कार्बन मिलाते हैं तो ऑक्सीजन Zn के कंपेयर में विद कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है। पर सोडियम में ये ऐसा होता नहीं। अगर यहाँ कोक मिलाओगे ऑक्सीजन भी छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा मतलब कि सपोज ऑक्सीजन को मालूम है कि मैं ज्यादा स्टेबल विद सोडियम हूं, तो हम क्या बोलेंगे? सोडियम हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, तो रिएक्शन होगी नहीं। अब सर ये कैसे मालूम पड़ता है? तो बेटा ये साइंटिस्ट को मालूम है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये फैक्ट है कि सोडियम जो है, जो 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 हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, उनका ऑक्सीजन से एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, कोक। तो ये रिएक्शन होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, रिएक्शन होगी नहीं, ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं इसको। तो ये अब फंडा काम का नहीं। तो आप बोलोगे, क्वेश्चन बनता करिए बार ऐसा कि वाई the oxide of high reactive element are not reduced with coke, because the oxygen has higher affinity for highly reactive metal as compared to coke. आपको देखा हायर एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब हुआ कि वो ज्यादा स्टेबल है विद सोडियम एज कंपेयर टू विद कार्बन। पर यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एज कंपेयर टू जिंक वो ज्यादा कब स्टेबल विद कोक, इसलिए वो छोड़ दिया उसको। कंपनी की तरह है ना, यहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है तो बंदा वहां काम करेगा। अरे भाई सही बात है ना भाई। आप सपोज करो कि भाई आप कोई माल बेचते हो, दो खरीदार है, आपको एक बंदा ज्यादा पैसे दे रहा है, आप उसी को बेचोगे ना, इट्स लाइक दैट। बात समझ में आ गई? तो ये ज्यादा, तो अगेन जहां ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होगा वो वहां जाएगा। इस केस में वो ज्यादा स्टेबल इसके साथ में लगा चला गया, पर जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ऑक्सीजन उनके साथ में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कोक, इसलिए उसको छोड़ेगा नहीं।
तो अब यहां पे सिंपल ये रिएक्शन काम करेगी नहीं। तो अगर आपको हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को अलग अलग करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मतलब करंट का यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, कैसे करते हैं? तो सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल एक चीज है। तो अपने बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है NaCl का। सबसे कॉमन चीज जो मिलती है नमक, भरमार है, ठीक है, समुद्र में बड़ा पड़ा है, सही है। NaCl, Na क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, पहले इस नमक को मेल्ट करेंगे तो मोल्टन सॉल्ट लेंगे। मैंने कल ही बोला था आयोनिक कंपाउंड मोल्टन जब गर्म करते हैं तो करंट पास होता है उनमें से। क्यों? क्योंकि क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में नहीं करते, कल बताया था सॉलिड फॉर्म में वो करंट पास नहीं करते, या तो गर्म कर दो, पिघला दो, या पानी में मिक्स कर दो। तो जब उनको पिघलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस। अब क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे, डब्बा लेंगे, उसमें डालेंगे मोल्टन सॉल्ट, ठीक है। तो क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। फिर दो रॉड ले लेंगे, ठीक है, एक को प्लस और एक को माइनस। अच्छा, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस। अच्छा, कैटायन, कैटायन तो प्लस, एनायन तो माइनस। तो इसमें उल्टा, तो जो माइनस कैथोड, अब आता है कैथोड पे और एनोड पे, तो इसमें उल्टा करना है, ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? कैथोड, और ये क्या कहलाएगा? एनोड। तो अब कैथोड एनोड, कैटायन और एनायन से याद रखोगे। कैटायन में T आता है, T मतलब प्लस, तो कैटायन प्लस, एनायन माइनस, फिर कैथोड एनोड में उल्टा कर दो। ये ट्रिक है जो मैंने बनाई है, ठीक है। आपको इससे फायदा पड़ता है ऐसे याद करो, वरना आपकी इच्छा, आप कैसे याद करो बोले, मुझे ऐसे याद नहीं रहता है। अच्छा देखो, अब हमने करंट पास कर दिया क्योंकि ये मेल्ट किया हुआ है, तो Na प्लस है और Cl माइनस है, ठीक है। अब सिंपली ये भाई प्लस कहाँ अट्रैक्ट होता है? माइनस की तरफ। तो सोडियम आयन जो जाएगा कैथोड के पास में और क्लोरीन जाएगा एनोड के पास में। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी पता है? सोडियम आयन है, ठीक है। कैथोड पे माइनस है, मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आके सोडियम से चिपकेगा और क्या बन जाएगा? प्योर सोडियम। कैथोड पे जाएगा Cl माइनस, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है। तो भाई देखो, अगर एक Cl है तो कितना छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे दो Cl जाएंगे, दो Cl माइनस जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, और ये कितने बन गए? दो क्लोरीन, Cl तो क्लोरीन गैस निकलेगी यहां से। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एग्जाम में इसको ऐसे लिखोगे, क्या लगा दोगे यहाँ पे? 2। क्या लगा दोगे? तो क्लोरीन गैस का निकलेगी एनोड। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, सही है। तो लिखना कैसे है? मेटल इन द हायर reactivity series are extracted with the help of electrolytic refining. In electrolytic refining, the molten sample is taken and current is passed through it. ठीक है? Metal ion is formed at cathode and non-metal ion is found at anode. क्लियर है? और फिर ऐसा डब्बा ड्रॉ, जैसे ऊपर डब्बा भी नहीं ड्रॉ, जरूरत भी नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तो कोई चीज है तो मुझे बोलो, फटाफट बोलो, पक्का? तो अब वापस से जो सबसे लो है वो मिल, अच्छा जो एकदम लो है गोल्ड, वो तो प्यार होते हैं, वो तो यूके मिल जाएंगे, सिर्फ साफ कर लोगों से मिट्टी मिट्टी, ठीक है। तो जो थोड़े से ऊपर है, हल्के से लो के नजदीक, मीडियम नहीं है, अभी भी नीचे ही है, मर्क्यूरी और कॉपर वो मिलते हैं सल्फाइड, और क्या करते हैं? रोस्टिंग, ऑक्साइड में बन जाते हैं, फिर गर्म करो तो वो अलग हो जाते हैं, प्योर बन जाते हैं। फिर मिडल में आते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ऑक्साइड बना, फिर रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट कोक, प्योर बन गया, खत्म खेल, ठीक है। थोड़ा स्टॉप करते हैं। जो मिडल वाले हैं, अगर उनको हाई वाले मेटल से रिएक्शन करवाएंगे
तो भी वो अलग हो जाएगा, पर वहां पे जो मेटल बनेगा कैसा बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा, क्योंकि वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक बहुत हाईली एक्सोथर्मिक। अच्छा, उसमें से एक रिएक्शन होती है जो यूज होती है ट्रैक को ज्वाइन करने में, थर्माइट। उसमें फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को क्या होता है रिएक्शन, प्योर आयरन बनता है, ठीक है, वो बनता है मॉल्टन फॉर्म में, और वो क्या करता है ट्रैक को ज्वाइन कर लेता है। तो इस वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग। और जो ये रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं हाई वाले। जो हाई हाई एलिमेंट है वो कोक के साथ में रिड्यूस क्यों नहीं होते, बिकॉज दे हैव हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कोक। मतलब कोक के कंपेयर में ऑक्सीजन जो है वो हाई के साथ ज्यादा स्टेबल है, तो वहां पे ये काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर फॉर द हायर एलिमेंट वी यूज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन दैट प्रोसेस वी टेक molten ore, पिलाई हुई हो, ठीक है, एंड देन वी मेड पास द करंट थ्रू इट। मेटल आयन आर formed at cathode and non-metal ion are formed at anode। एग्जाम्पल में लिख देना NaCl। डन। तो इस तरीके से मेटल को अलग किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े जो फैक्ट्री है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा मुझे फटाफट। अच्छा तो बोलेगा बस लास्ट के थोड़े एक दो टॉपिक और, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपने जैसे बहुत बार देखा होगा कि यार हम सेब को ऊपर से धो ले तो सब साफ हो गया कचरा, क्या पता अंदर भी कीड़ा हो, दिखता ही नहीं बाहर से, सही है ना। तो यार मेटल सैंपल आपको मिल गया, पर अंदर अगर कुछ, अगर अभी उसके अंदर कुछ है इम्प्योरिटी, तो वो कैसे बाहर निकालोगे फिर, कि वो हमारे हाथ में तो है नहीं है ना भाई। अरे भाई सही बोल रहा हूँ मैं, वो हमारे हाथ में तो है नहीं भाई। अगर हमारे हाथ में होता तो हम एक कॉपर को लेते, दूसरे को लेते, ऐसे पाता चिपका देते, बीच में कुछ, बीच में कोई मिट्टी कुछ देते नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो देखो जो बाहर बाहर की मिट्टी है, अब समझो अभी अभी आपके जो अंदर गंदगी है, ओके, वो कोई नहाने से निकलती नहीं। तो मान लो कि आपके अंदर कोई छाला हो गया, अंदर कोई दिक्कत होगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरा फाड़ी करनी पड़ेगी, अलग टेक्निक यूज होगी, सही बात है। बाहर की गंदगी है तो ठीक है, नहा लो भाई, सब हो गई। पर अंदर दिक्कत है तो फिर तरीका अलग होगा। तो सेम वे देखो, हमको प्योर मेटल सैंपल मिल गए, ठीक है, और उसके जो तरीके वो भी पढ़ लिए हमने, ठीक है। पर अंदर अभी भी अंदर कुछ इंप्योरिटी है कि नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा है कि हमको प्योर मेटल चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कोई इंप्योरिटी ना हो, क्योंकि उसको हमको रियल लाइफ में यूज करना है। बात समझ में आ रही है। तो अगर अंदर इंप्योरिटी होगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो सही तरीके से काम नहीं करे, तो क्या करें फिर। तो ये जो अंदर वाली जो इंप्योरिटी है उसे बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, तो फिर उसको कैसे निकालें, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा तरीका, प्रोसेस का नाम वही है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। पर यहां पे ये क्यों, अच्छा पहले वो क्यों किया था, हाई वाले एलिमेंट को निकाल प्योर 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 बनाने के लिए, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं इसको, वो जो प्योर मिल गया है एलिमेंट, उसके जो अंदर गंदगी छिपी है उसको निकालने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एनोड जो ये अब जो हम भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दो भाई, पर वैसे तो वो अच्छा किसके लिए वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो पानी में से करंट पास करने के लिए। कौन सा, ब्राइन वाटर। ब्राइन क्या होता है, पानी और नमक, ठीक है। कहाँ पढ़ा, चैप्टर नंबर 2, ठीक। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये प्रोसेस कहाँ पे यूज होने वाला है, जो प्योर मेटल आपको मिल गया है उसके अंदर जो गंदगी छुपी है उसको बाहर निकालने के लिए। और वो गंदगी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा कॉपर की हेल्प से, ठीक है। तो अब समझो, कॉपर था हमारे बुक में, ये वाला एग्जांपल है कॉपर सल्फाइड। क्या किया, रोस्टिंग, क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड SO2। फिर कॉपर ऑक्साइड को लिया, आगे और गर्म करते गए, हीट किया, तो क्या बन गया, प्योर कॉपर और SO2। ये हो गया, ये प्योर सैंपल हमको मिल गया, रिएक्शन में हमने बाहर निकाल दिया।
पर ये जो सैंपल मिला, मान लो कि ये सैंपल की साइज ये थी, ये वो सैंपल है कॉपर का प्योर, आपको लग रहा है कि प्योर है, पर जो मान लो कि अंदर जो नहीं है तो डॉट बना रहा हूँ, ये कुछ मिट्टी है, मिट्टी के पार्टिकल जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, ये तो काट के ही बाहर निकाल सकते हो, तो थोड़ा टाइम आपके पास में कि मैं तो काटोगे फिर हाथ से चुन के निकालो, आपको क्या मालूम कि वो कहाँ का छुपा हुआ है, कितना काटोगे उसको, अरे हाँ क्या ना, सही बात है। तो अब इसकी जो अंदर मिट्टी है उसको कैसे बाहर निकाले, फिर क्योंकि सैंपल में बहुत बड़ा होता है, फैक्ट्री में बड़े बड़े कंटेनर होते हैं भाई, ये रूम जितने बड़े बड़े सैंपल तैयार होते हैं। अब इमेजिन करो कि उसके अंदर जो गंदगी उसको कैसे बाहर निकालोगे फिर, सही है। तो अब हम जो ये जो गंदगी है इसे बोलते हैं एनोड मड। अच्छा, इसका नाम एनोड क्यों है, कैथोड मड क्यों नहीं? सर क्योंकि ये तो एंड एक सेकंड के पास जाता है ना। वो बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। देखो अब करना क्या है, तो इसको निकालने के लिए टू रिमूव द एनोड मड, टू रिमूव द impurities which are found inside the pure sample, जो प्योर सैंपल मिला है आपको इसमें, उसके अंदर जो impurities को निकालना है हमको, ठीक है। तो वी यूज द टेक्निक ऑफ अगेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। अच्छा, इसमें मस्त ट्रिक यूज करेंगे। देखो क्या करते हैं, मैं ये समझा रहा हूं आपको कॉपर के हेल्प से, ठीक है। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले एक कंटेनर ले लो। अच्छा, आपको कौन सा सैंपल चाहिए, कॉपर, ठीक है। तो क्या करोगे पता है, आप दो इलेक्ट्रोड लोगे और उसको कनेक्ट करो प्लस और माइनस से। माइनस वाला क्या कहलाएगा, माइनस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड, माइनस वाला कैथोड सर, कैथोड। कैटायन प्लस होता है कि कैथोड माइनस। और एनोड प्लस। प्लस, तो ये क्या कहलाएगा कैथोड, ये क्या कहलाएगा एनोड, सही बात है, ठीक है। अब ये कैथोड एनोड क्या पता है, जो एनोड है वो तो ये है इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल, तो ये क्या है, इम्प्योर सैंपल है, ठीक है। तो मतलब ये इसके अंदर क्या है, कॉपर भी है और वो मिट्टी भी है, डॉट मिट्टी है, ठीक है। और पता है कैथोड क्या है, ये तो इम्प्योर सैंपल हो गया, और ये जो है ये वाली जो पट्टी है, ये आप प्योर कॉपर लोगे, क्या लोगे, प्योर कॉपर एकदम। मेरी बात समझ में आ गई। तो क्या करना है आपको, जो आप एनोड और कैथोड लोगे वो कॉपर के ही होने चाहिए। एनोड पे जो लोगे वो ये इम्प्योर वाला पट्टी होगी, और जो कैथोड पे लोगे वो कैसी होगी, प्योर होगी। ये बस समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर अंदर एक डालोगे केमिकल, क्या डालोगे, अब देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, मान लो कि इसके अंदर में 3 kg प्योर कॉपर है और 1 किलो इम्प्योरिटीज है, ओके। तो कुल मिला के इसका वेट कितना है, 4 किलो। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब पता आप क्या करोगे इसमें, अब आप इसमें जो केमिकल लोगे वो कॉपर का ही होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इस मेथड से हम क्या करने वाले हैं, जो भी इम्प्योर सैंपल मिलता है हमको उसके अंदर की जो गंदगी वो निकालनी है। इसको निकालने के लिए जो तरीका होता है यूज, वो क्या होता है सुनना, अगेन जो भी 2 इलेक्ट्रोड लोगे वो उसी के होने चाहिए जिसको आपको निकालना है। तो कॉपर के अगर निकाले तो कॉपर का होना चाहिए, एनोड पे तो इम्प्योर और कैथोड पे उसका प्योर, और जो सॉल्यूशन लोगे वो भी क्या किसका होना चाहिए, कॉपर का। कॉपर का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर के लिए वो क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट। तो जो मेटल है ये सब उसी के होने चाहिए, एक प्योर एक इम्प्योर, और जो सॉल्यूशन है उसमें भी कॉपर तो होना ही चाहिए। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन में भी क्या है, देखो इस सॉल्यूशन में CuSO4 है, अगर मैं बात करूं Cu की तो ये +2 होता है, और SO4 क्या होता है, -2। तो ये तो Cu+2 है और ये SO4 माइनस। अब ध्यान ध्यान समझना, ओके। अब इसके अंदर जो कॉपर है उसका वेट कितना है, 3 किलो, और जो गंदगी है उसका वेट कितना है, 1 किलो, ठीक। तो आपको अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा सैंपल, ये पूरा पूरा 3 किलो कॉपर यहां पे पहुंच जाए, तो देखो ये जो लिक्विड है
इसके अंदर भी कॉपर है, सी तो है ना, तो ये Cu भी एटलीस्ट कम से कम 3 किलो तो होना ही चाहिए। तो आप केमिकल भी उसी तरीके से लोगे, मेरी बात समझ में आ रही है? वो सब माप तोल होता है, ठीक है। तो जितना कॉपर यहाँ पे है उतना ही कॉपर का होना चाहिए इसके अंदर। मान लो कि इसके अंदर 100 कॉपर है, 100 कॉपर की बॉल है, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए? 100 कॉपर होने चाहिए। क्यों? तो समझ में आएगा। अब होगा रिएक्शन चालू, ठीक है। कैसे होगा तो सुनना। सबसे पहले क्या होगा, यहां यहां पे एकदम प्योर कॉपर, यहां पे कॉपर है, ये कॉपर अंदर एंट्री मारेगा। अच्छा मुझे बताओ, कॉपर क्या कॉपर मेटल है? तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अरे यस और नो? कॉपर मेटल है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कल ही पढ़ा था हमने। तो ये जो कॉपर है यहाँ वाला, ये करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा, और हम जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन प्लस से कहा जाएंगे, माइनस से प्लस में। भाई हमने जब माइनस से प्लस में जाएंगे ना, सॉरी अपने हमने क्या पढ़ा था इन दैट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट कहाँ से पास होता है? प्लस से माइनस। प्लस से माइनस। अरे यस और नो? ठीक है। तो यहाँ वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से निकलेंगे और वो पहुंचेंगे यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यार आप नोटिस करो, ये कॉपर अंदर एक्स्ट्रा है ना, अरे हाँ क्या ना। तो जब यहां से एक कॉपर अंदर एंट्री मारेगा, तो इसके अंदर जो पहले से कॉपर है एक, वो सीधा यहाँ चला जाएगा। तो क्या करेगा, तो यहाँ पे एक ने अंदर एंट्री मारी, तो या इसके अंदर जो पहले से कॉपर था वो जाके इस पे चिपक जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब इसको अगर वापस समझो तो समझ, इसके अंदर 100 कॉपर है, यहाँ भी कितने हैं? 100। इसमें से एक जब नीचे आया तो अंदर कितने हो गए? 99। और यहाँ पे 100 और 101, एक चला गया इधर 100 में से, तो कितने बचे? 99। अभी भी कितने हैं? बात समझ में आ गई? और यहां से एक कम हो गया, और वो एक कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो चलो अब मान सपोज करते हैं यहाँ पे 500 थे, चलो इमेजिन करते हैं, अब कितने होंगे? 501। रिएक्शन आगे चलेगी, यहां से एक और कॉपर अंदर आएगा, यहाँ कितने होंगे? 98। यहाँ कितने होंगे भाई? पहले सुन, अब 100 है, अब 100 हो गए, एक वापस से आ जाएगा, 502। एक वापस से आ गया, कितना हो गया 98 और उधर 502। भाई? पहले कितने थे? 100 थे, एक यहां से एक्स्ट्रा आया, कितने हो गए? 101, एक वापस चला गया, ये कितने हो गए? 99। 100 और 99 कितने हो गए? 100 के 100, और यहाँ पे क्या हो गया? 502। ऐसे करते 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 यहाँ के सारे अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे जितने थे यहां से उतने उतने का चिपक जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 100 थे, तो यहाँ पे 100 थे, ये सारे 100 कहाँ आ गए? इसमें, और इसके अंदर के 100 का चले गए सारे इसमें। तो इसमें जब पहले 500 थे, 100 और आ गए, कितने हो गए? 600। ये पूरा कॉपर वहां चला गया। अब जो ये गंदगी है, ये तो गंदगी है, इसमें तो कुछ ये इसलिए क्या बोलते हैं? स्मर्ड बोलते हैं। बात समझ में आई? इसलिए इस प्रोसेस का, इसलिए ये जो गंदगी का नाम एनोड मर्ड है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। ये यूज क्यों करते हैं? दो कारण के लिए। एक तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है उनको अलग करने के लिए, और एक जो वो इम्प्योरिटीज है, एनोड मर्ड है, उसको बाहर निकालने के लिए। क्लियर है? डन? ओके, अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का है electrolytic refining. It is a process in which impure metal is converted into pure metal. कैसे? In this process, impure metal is taken as anode, and cathode is taken as pure sample of same metal. Pure sample लेना पर same metal का. Okay, they are put in a solution ऑफ सेम मेटल। जो सॉल्यूशन है उसमें भी मेटल कौन सा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? ओके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस all the metal from anode transferred to solution, and equal amount of metal from solution transferred to
cathode. Done. And the impurities settle just below the anode, and that impurity is known as anode mud, and this process is known as electrolytic refinement. ये मैंने मेरे मन से डेफिनेशन बनाई, तेरे को लिखना आता है तो इसमें थोड़ी सी आपको अलग दिखी, हल्की फुल्की, पर मतलब से नहीं। बात समझ में आ गई। और फिर अगर अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था आपसे ड्रॉ कर लो, देखो आपको वहां पे ये सब दिखाना नहीं है कि 100 गया 200 गया, ये मैंने ऐसे ही बताया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, कोरोजन तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कोरोजन वापस अगर मैं इसको बताऊं तो when the pure metal react with the air, okay, then this process is known as corrosion, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी प्योर मेटल को बहुत देर तक हवा में रखते हैं या फिर मॉइस्ट एयर बोल दो, तो क्या होता है, वो उस एयर से रिएक्शन कर लेते हैं और फिर उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, कुछ नया बन जाता है, ठीक है। अब जो नया बना है वो हर बार हर काम का नहीं है। अगर बात करें एल्यूमिनियम और जिंक की तो काम का है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड बहुत टफ होता है। पर ऐसा है कि सच में तो आयरन को ले लो, आयरन जो है वो क्या बन जाता है, रस्ट, रेड कलर का, नुकसानदायक है, ठीक है। जो चांदी के बर्तन होते हैं वो पूरा ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है। दे रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड टर्न ब्लैक, ओके। अगेन वो काम का नहीं है, चांदी तो गहने होते हैं भैया, वो सही रहने चाहिए। और तीसरा आपने कौन है, कॉपर, वो ग्रीन कलर का बन जाता है, टर्न इनटू ग्रीन, सही है। सो ऑन कोरोजन आयरन सिल्वर एंड कॉपर changes into rust of red color, silver changes into black color and copper changes into green color, ओके। ऐसा होता है ना, ठीक है। और ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये तो होगा ही होगा, हमारे हाथ में ये कि हम इनको बचा सके। तो हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के, और ये सारे एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। पहला, पेंट कर दो। अब ऐसा है कि चांदी के गहने पेंट नहीं किए जाते, डिपेंड, जैसा चीज है वैसा उसका तरीका होता है। एक पेंटिंग, फिर दूसरा ऑयलिंग कर दो। आपको समझ आएगा, हमारे बाइक में ये ग्रीस और ऑयल क्यों डालते हैं, वो काट नहीं खा जाए, काट नहीं खा जाए, और दूसरा इंजन भी सही से काम करे, तो फ्रिक्शन कम हो जाए, दूसरा काट नहीं खाए, स्मूथ चले, तो वो फ्रिक्शन हो गया, दूसरा वो काट नहीं खाए, दो कारण से। तो ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। फिर तीसरा, चौथा गैल्वेनाइजिंग, इसको थोड़ा डीप में समझेंगे। पांचवा, क्रोम प्लेटिंग, बुक में लिखा हो क्रोम प्लेटिंग, हाँ, एनोडाइजिंग, और सातवां है एलम। आराम से कितने तरीके हैं कोरोजन को रोकने के, 7 तरीके हैं।
पेंट, ऊपर पेंट लगा दो जो हम लगाते ही हैं, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। अब ये जो चार चीजें हैं इनका है वो मतलब मालूम नहीं है। पहला है गैल्वेनाइजिंग, फिर क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और एलॉय। क्रोम प्लेटिंग तो अब गवर्नमेंट ने बहुत रेयर कर दिया है, हर जगह यूज भी नहीं करते, क्योंकि क्रोम प्लेटिंग जब करते हैं तो इससे रिएक्शन होती है और इसमें जो बहुत सारा हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं, खराब है एनवायरनमेंट के लिए। तो हर चीज वो, दूसरा महंगा भी है। तो बहुत कोई अगर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो या कोई ऐसी कोई खास चीज ही हो वहीं के लिए परमिशन है, वरना नॉर्मल से आम जिसके पता है अभी घर पर पेंट करना है तो पेंट आराम से हो जाता है। पर अगर वो क्रोम प्लेटिंग करानी है, ये पता क्या होता है, सी आर क्रोमियम एक मेटल है, उसके ऊपर परत चढ़ा देना, तो बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। उसके लिए बहुत सारी करनी पड़ती है रिएक्शन, वो हर जगह नहीं होती, वो लिमिटेड लाइसेंस जो होता है ना वही लोग कर सकते हैं, तो वो लिमिटेड चीजों पे ही अलाउ है, इलीगल है क्योंकि खराब है नेचर के लिए। तो अगर इतना अभी आजकल के लोगों के पैसे आ गए और क्रोम प्लेटिंग दिखती को शानदार है, एकदम A1 लुक आता है उस चीजों पे, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट उसको लीगल कर दे तो सब दबादम कराएंगे और फिर होगा नुकसान एनवायरनमेंट को। उसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया है, लिमिटेड जगह पे अवेलेबल होता है। वो होता है क्रोम प्लेटिंग, मतलब क्रोमियम की प्लेटिंग करना, परत चढ़ाना, ठीक है। आते हैं एनोडाइजिंग पे, ऑलरेडी समझाया था मैंने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाना, ठीक है। तो क्या करते हैं, मेटल के ऊपर क्या लगा देते हैं, एल्यूमिनियम। फिर जो एल्यूमिनियम होता है वो करता है रिएक्शन किससे, ऑक्सीजन से, अरे हाँ क्या ना, अब बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ टफ कवर, इट प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। फिर आता है, अब ये दो चीजें हैं गैल्वेनाइजिंग और एलॉय, इनको समझते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग एन मेटल विथ अ लेयर ऑफ जिंक, बस जिंक की लेयर चढ़ाना। तो पता है हमारे जो बाइक के हैंडल होते हैं या साइकिल के हैंडल होते हैं वो एकदम चमचमाते हैं, वो एक्चुअली जिंक की कोटिंग होती है, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। जिंक की कोटिंग करना, क्यों, देखो ऐसा है कि जिंक क्या करेगा, जिंक विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म जिंक ऑक्साइड। अरे जिंक का भी कोरोजन होता है, पर ऐसा है कि किसी किसी कोरोजन अच्छा है, ठीक है। जैसे भाई सब बंदूक से लोग मरते हैं, तो बढ़िया ना, आतंकवादी मरने दो, वो तो अच्छा ही है ना हमारे लिए, हमारे सैनिक में तो बुरा है। तो ये वो आतंकवादी टाइप है, इसका कोरोजन होने दो, क्योंकि जिंक ऑक्साइड एक टफ होता है, ठीक है। वो इतना टफ है कि वो बाहर वाले ऑक्सीजन को अंदर एंट्री देगा नहीं, और जो जो उसके नीचे आएगा फिर उसका कोरोजन होगा नहीं। कोरोजन क्या है पता है, ऑक्सीजन, हवा में जो पानी है उसका मेटल से रिएक्शन। तो अगर वो ऑक्सीजन और वो पानी जो है अगर वो मेटल को टच ही नहीं करे तो कभी रिएक्शन होगी ही नहीं। तो हमको यही तो करना है। आप चाहते क्या हो कि जो बाहर का हवा है वो उसको टच ही नहीं करे, तो आपने उसको क्या उड़ा दिया, जिंक का कवर, और जिंक ने क्या किया, रिएक्शन किया ऑक्सीजन से और बना दिया एक और कवर, टफ कवर, उसका नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड। बात समझ में आ गई। तो ये फायदा है किसका, गैल्वेनाइजिंग का, ठीक है। अच्छा, अब कभी तो इसका इसका डबल फायदा एक और है, एनोडाइजिंग, और इसका एक और फायदा है। वो फायदा ये है कि मान लो कि देखो ये आपका प्योर आयरन है, ठीक है, पर आपने आपने इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई, ये क्या है, ऊपर ऊपर क्या बन गया अभी, जिंक का ऑक्साइड, क्या बन गया है, जिंक का ऑक्साइड। अब कभी एक्सीडेंट हुआ और मान लो ये खड्डा पड़ गया, बात समझ में आ गई। अब तो बेटा ऑक्सीजन को तो एंट्री मिलेगी, अरे हाँ क्या ना, पर बेटा ऐसा है कि जब यहाँ ऑक्सीजन आएगा, अब ऑक्सीजन पर दो रास्ते हैं, या तो वो आयरन से रिएक्शन करे या जिंक से करे। पर बेटा जो अल्टो जैन फरारी, जैन फरारी से ऊपर आता है, हाईली रिएक्टिव, तो ऑक्सीजन रिएक्शन किससे करेगा, जिंक से करेगा, आयरन से करेगा नहीं। तो अगर हल्का फुल्का कुछ ब्रेकेज भी आ गया तो भी वो कोरोजन होने देगा नहीं। अब इसका नहीं कि सर पूरा ही तोड़ दो, फिर तो वही होगा, तो हल्का फुल्का, ठीक है। ऐसे नहीं आज जाना साइकिल घुमा कम 2 दिन घूमे मार दो, सर ने बोला कोरोजन तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो छोटी मोटी चोट आ गई तो वो तो भी वो उसको रोकता है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है एनोडाइजिंग, और ये सस्ते भी है, इतने महंगे भी नहीं एज कम्पेयर टू दिस, और सेफ है, एनवायरमेंट के लिए सेफ है। बात समझ में आ गई। सो व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग, it is a process of putting a layer of zinc on the
surface of another metal. Okay, it prevents further corrosion by forming a tough cover known as zinc oxide. That's it, खत्म हो गया. ओके, ये समझ में आ गया. ये तो पढ़ लिया ऑलरेडी. ये अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, एलॉय. एलॉय क्या होता है? और लास्ट टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबली. व्हाट इज एलॉय? इधर देखो तो समझना. एलॉय एक मिक्सचर है, इनफैक्ट एक होमोजेनस मिक्सचर है. अब होमोजेनस का मतलब क्या होता है बेटा? तो मेरे 9 के लेक्चर देख लेना, अवेलेबल है. लाइट की भी नीचे अभी समझो मिक्सचर, बस ये वर्ड आप अगर नहीं मान लो मीनिंग तो रट्टा मान लो, ठीक है. एक होमोजेनस मिक्सचर है. क्या 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 फर्क है मिक्सचर में और रिएक्शन में? पत्थर और पानी दोनों ऐड किए, कुछ नया बनता है क्या? नहीं, उसको मिक्सर बोलते हैं. कुछ नया नहीं बनेगा, मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है. ओके, रिएक्शन क्या होती है? आपने दूध और छाछ मिलाई, दही बन गया, कुछ नया बन गया. अभी भी अंदर दूध है, अभी भी अंदर छाछ है, तो टेस्ट, काम सब अलग. तो चाय नहीं बनेगी उससे. बात समझ में आ गई? तो कहने का अर्थ ये है कि जब जब रिएक्शन होती है कुछ नया बनता है, पर मिक्सर में कुछ नया नहीं बनता है, ठीक है. तो एलॉय क्या होता है? एलॉय के अंदर में हमेशा एक तो मेटल होगा ही होगा, फिक्स है. एक तो मेटल लेना है, और जो इसमें जो चीज मिक्स करोगे वो दूसरा मेटल हो सकता है या फिर नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है. सो एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल. बात समझ? तो एक तो आपको मेटल रखना है, ऐसे नहीं सब दोनों नॉन मेटल हुए तो फिर वो एलॉय नहीं. एलॉय का मतलब एक तो मेटल रखना ही है, और जब उसमें ऐड करोगे जो भी चीज, वो या तो नॉन मेटल हो या तो दूसरा मेटल हो. जैसे जब वो ऐड करेंगे वो भी एक होना चाहिए, 2 मेटल, वो आपकी मर्जी. आप 3 मेटल ऐड करो, 4 ऐड करो, 5 ऐड करो. तो फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि जब आप एलॉय बनाते हो तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो चेंज होती नहीं. जैसे कि अगर आप पानी के अंदर डालोगे नमक, तो कड़वापन तो भी पानी में आपको टेस्ट आएगा, है ना. आप पानी को सब नमक घोल दो तो पानी कड़वा लगता है. कड़वा मतलब वो खारा लगता है ना, खारा. हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं. खारा, जो खारापन है नमक का, वो अभी टेस्ट तो है ना उसके अंदर में. तो समझो मिक्सर के अंदर में होता क्या पता है? केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. अब क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी? आप कितने हार्ड हो, ठीक है, आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो चेंज हो जाते हैं. कैसे समझो? देखो, जो प्योर आयरन है, प्योर आयरन, ओके, उसका कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है. दूसरा, वो सॉफ्ट होता है. यस, लचीला होता है प्योर आयरन. आप उसको हाथ से बैंड कर दो आराम से, ठीक है. पर इसके साथ में हल्का सा, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कार्बन. पता कितना कार्बन? अगर आप आयरन के साथ में थोड़ा सा कार्बन, कितना, 0.05% कार्बन मिला दो तो क्या बनेगा? एक एलॉय बनेगा. वो हार्ड होता है. प्रॉपर्टी चेंज. मेटल को येलो बनाया तो जंग नहीं लगेगा. नहीं, ये वो अलग है, जंग वाला अलग है. ये स्टील नहीं है, ये हार्ड है, जंग लगेगा इस पे. अगर आप चाहते हो कि इस पे जंग में ना लगे, तब फिर आपको दूसरे अलग बनाना पड़ेगा. तब आपको इसमें मिलाना पड़ेगा, आयरन में मिलाना पड़ेगा निकल और क्रोमियम. तो आयरन, निकल, क्रोमियम तीनों मिक्स कर दिए, ये कहलाता है स्टेनलेस स्टील. इट नेवर रस्ट. जंग कभी लगेगा नहीं. हमारे घर के बर्तन इतने सालों से मम्मी धो रही है पानी में, कभी जंग नहीं लगा. अब देखो प्रॉपर्टी चेंज होगी इसकी, ठीक है. अब ध्यान रखना, स्टेनलेस नाम से आता है, स्टेनलेस स्टील. उसमें क्या क्या होता है? आयरन, निकल, क्रोमियम. इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, ठीक है. आयरन के अंदर सब चीजें मिक्स की जाती है.
यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अलग अलग एलॉय के नाम याद रखना। ब्रास बोलते हैं, ब्रास। ब्रास मतलब कॉपर और जिंक, इनको मिक्स करोगे नोन एज ब्रास। ये कॉपर का एलॉय है, ठीक है। फिर ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, अगेन कॉपर का ही है, ठीक है। सोल्डर, शोल्डर। शोल्डर नहीं, सोल्डर, हाँ शोल्डर तो वो आता है ना। वो बनता है लेड और टिन से। वो पता है सोल्डर वायर आते हैं वो ज्वाइन करने के लिए, है ना। बड़ा है सर। ये ध्यान रखना, सोल्डर मतलब लेड और टिन का मिक्सचर, ठीक है। ये वायर को वेल्डिंग करने की जरूरत है। वेल्डिंग वायर में यूज होता है, ठीक है। अब सुनो, एक तो था मर्क्यूरी का ओर, चिनाबार, HgH, वो ओर था, ठीक है। ओर अलग होता है, ओर मिट्टी में से एलॉय हम बनाते, क्योंकि हम अगर हम मर्क्यूरी का कोई एलॉय बनाएंगे, भले वो कोई भी हो, आपने अगर मान लो कि मर्क्यूरी है, उसका आपने ऐड किया सिल्वर, या आपने जो मर्क्यूरी है उसमें ऐड किया गोल्ड, कुछ भी ऐड करो, अगर मर्क्यूरी का एलॉय है तो उसका एक हमेशा फिक्स नाम है अमल का। एलॉय ऑफ मर्क्यूरी, Hg, ठीक है। तो ये सब अच्छा, ये अब मैं आपको कुछ सबसे पहले एलॉय बनाने से क्या होता है। एलॉय हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द कंस्टिट्यूएंट मैटर। इसके अंदर आयरन है पर ये सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि कार्बन भी है, हार्ड है, प्रॉपर्टी चेंज। आयरन है, रश तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मिक्सचर है, कुछ और भी है। एलॉय चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। बस समझ में आ गई। अगर मैं और एग्जांपल दूं इसका, तो देखो, सबसे पहले प्योर मेटल है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली सारे, एंड दे आल्सो आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई, अरे यस और नो, घर में वायर किसके होते हैं? तांबे कॉपर के होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, ये दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि कॉपर अंदर है, एंड दे आल्सो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बुक में भी लिखा हुआ है कि ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि कॉपर अंदर है, पर ये प्योर कॉपर नहीं। वो प्योर कॉपर है तो वो अच्छा कंडक्टर है, और ये एलॉय है, प्रॉपर्टी है हो गई चेंज। अच्छा, यहाँ आ जाओ, इसके अंदर लेड है, टिन है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, पर दोनों को मिक्स कर दो, क्या बनेगा? शोल्डर। इट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इतना कम होता है कि पता है, मैं घर पे जो ये बता रहा है, वायर बता रहे हैं, पता है, दो वायर को ज्वाइन करते थे, एक वायर लेके आते हैं, फिर गर्म करते हैं, दो वायर चिपक जाते हैं, तो वो शोल्डर वायर, ये बहुत जल्दी जल्दी पिघल जाता है। इट इज यूज फॉर वेल्डिंग दी वायर, या कोई भी पता है जो सामान होता है इलेक्ट्रिकल, उसको ज्वाइन करना, वो यूज करते, शोल्डर यूज करते। हाँ बस वही, तो ये टीम क्या होती मेटल है बेटा, मेटल का नाम। अच्छा, एक और चीज, जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड, उसे बोलते उसे उसे बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। बढ़ता है? हाँ एकदम लाइक वो ऐसे, वो क्या कहते हैं इसको? बीट के जैसे बढ़ता है। स्पंज नहीं, वो स्पॉन्ज। वो क्ले, क्ले जैसे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमेशा गोल्ड के अंदर या तो तांबा या चांदी, ज्यादा चांदी होती है, ठीक है। भाई अगर तांबा डालोगे तो उसका वैल्यू और कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमेशा या तो तांबा या डालते हैं चांदी, ठीक है। तो अगर अगर हम बोलते हैं कि 22 कैरेट गोल्ड है, इसका मतलब ये है
कि भाई इसका मतलब ये है कि समझना, तो क्या भाई 22 ढक्कन गोल्ड है तो 2 ढक्कन सिल्वर है, 24 में से 2 कम कर दो। सर इसमें कॉपर भी लिया हो। हाँ कॉपर, कोई भी कॉपर या जो भी है, ठीक है। मान लो कि 20 कैरेट गोल्ड है, तो 20 अब समझो कि 24 में से केवल 20 ढक्कन ही गोल्ड है, 4 ढक्कन तो किसी और के हैं, सिल्वर या फिर कॉपर। बात समझ में आ गई? ओके। और ये हार्ड होता है, वरना बेटा हमारे जो गहने होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, यूं हल्का सा मुड़े ना यूं मुड़ जाता है। अच्छा है कि ऐसा नहीं है ना, क्योंकि एलॉय है। यहाँ तो कोई दिक्कत है भाई? डन। चैप्टर अभी यहाँ पे खत्म हो गया। एक अभी बचती है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, चैप्टर 2 में आया था, वो वाली ही है। तो इसमें भी मैंने वापस उसको दे दिया है। देखो जो आयरन है उसकी अगर वो रस्टिंग करवानी है, आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन और पानी। ये जब तीनों मिलेंगे तभी रस्टिंग होती है, वरना रस्टिंग नहीं होती। ठीक है। अब ऐसा बोलेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन आता है, प्रूव शो विद एन एक्टिविटी दैट ऑक्सीजन एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर कोरोजन। क्या बोलेंगे? शो विद डिस्क्राइब इन ब्रीफ an activity to investigate the condition under which an article made of iron rust। तो जब भी ये आयरन का रस्टिंग का पूछे और एक्टिविटी बोले, ठीक है, आपको एग्जाम में देखो लिखना कैसे है वो मैंने ऑलरेडी दे दिया इसमें, इसका जो एक्सप्लेनेशन वो समझा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो करना क्या है, सबसे पहले आप इसमें एक्टिविटी में आपको 3 लेनी है टेस्ट ट्यूब। क्या लेनी है? ठीक है। अब जो टेस्ट ट्यूब, देखो जो टेस्ट ट्यूब 1 है उसको भी आपको बाहर से एकदम सील करना है। अंदर एयर है, अंदर यहाँ तक पानी भी है और ठंडा पानी है। कोल्ड वाटर मीन्स पानी के अंदर भी हवा है, ठीक है। ओके। और फिर आपको क्या करना है, इसमें आयरन की नेल्स डुबोनी है, 3 4 जो भी है, एक डुबले, ठीक है। आपको बीकर भी लेना है, इसमें आपको बॉयल वाटर लेना है। अब जानते हो व्हाट इज बॉयल वाटर? उबलता पानी, उबला हुआ नहीं, इसमें भाप के। ऑयल वाटर उसे बोलते हैं, सॉरी बॉयल वाटर उसे बोलते हैं, एक मिनट, बॉयल वाटर उसे बोलते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, सारी हवा निकल जाती है। आप जब पानी को उबालते हो क्या होता है, वो तो बबल्स ऊपर आते हैं। बबल्स क्या है, अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो सारी बाहर चली जाती है। तो ये बॉइल्ड वाटर है। तो इसमें से करना आपको, यहां तक बॉइल वाटर लेना है, ठीक है। ये वाटर बॉयल है मतलब क्या हुआ, अंदर केवल H2O है, ऑक्सीजन नहीं है। और बाहर से आपको ऊपर डाल देना ऑयल, ये ऑयल की एक लेयर भी हटानी है, ताकि जो जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो अंदर एंट्री नहीं मार ले। और फिर आपको पूरी लेयर को यहां तक डुबो के रखना है। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ तो बाहर ऑक्सीजन भी है, यहाँ पानी भी है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, पानी भी अवेलेबल है। 2 दिन में या 3 दिन में या 5 दिन में इस पे जंग आना चालू हो जाएगा। इस पे जंग आएगा ही नहीं, अब पानी में तो है यार। अच्छा, अगर आपने पानी बॉईल नहीं किया होता ना, पक्का जंग आ जाता, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन है। तो बॉईल किया है, अब ऑक्सीजन तो नहीं है, केवल हाइड्रोजन है, मतलब वाटर है, ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन नहीं हो सकती। फॉर कोरोजन ऑफ आयरन ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। प्रूव हो रहा है कि बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन होगी नहीं। अच्छा, अब प्रूव करना कि बिना पानी के भी नहीं होती, तब क्या करोगे? तो देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि सर बंद कर दो, तो सर और अंदर पानी मत डाल, बेटा ऐसा है कि हवा में पानी होता है, वाटर वेपर्स, पता है जब हम कुछ ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जब हम ठंडी आइसक्रीम खाते हैं तो पता है उस पर पानी आ जाता है, वो कहाँ से आता है? वो बाहर से आता है। तो एयर में भी वाटर वेपर्स होती है, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अंदर कुछ ऐड करना है। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 एनहाइड्रस। पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो पानी को सोख लेता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये जो कैल्शियम क्लोराइड के जो दाने हैं, ये जितना भी हवा में H2O होगा सबको सोख के अपने अंदर ले लेंगे, बिल्कुल भी H2O बचे। तो अब जो अंदर हवा है उसमें H2O है ही नहीं, केवल क्या है, ऑक्सीजन। पर आपने इसमें क्या रख दिया है, आयरन की बेस। ऑक्सीजन तो है, पानी नहीं है, अगेन रस्टिंग होगा नहीं। सो दिस एक्टिविटी प्रूव दैट फॉर रस्टिंग बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर नीडेड। ठीक है, ये इसका explanation। इसमें जो ऑब्जर्वेशन है और जो इन्फ्रेंस है वो आपको रटना नहीं पड़े, इसलिए मैं समझाऊं। डन, बाकी तो लिख दोगे ना आप, मटेरियल रिक्वायर्ड मन से लिख देना, प्रोसीजर टेक 3 टेस्ट ट्यूब, फिर छाप देना, फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेना। डन, चैप्टर खत्म।